नमस्कार, स्वागत, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, आदत लग गई बड़ी सुहानी। राजनीति का ये दांव देखिए, टैक्स के पैसे से हो रही है मनमानी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसबीआई ने अपने अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में पेश की है और इस रिपोर्ट पर चिंता जताई है एसबीआई ने, और ये कहा है कि गरीब राज्य भी मुफ्त सुविधाएं देकर जनता को ललचाने की राह पर चल रहे हैं। राजनीतिक दलों का यह ट्रेंड आने वाले वक्त में इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए घातक साबित हो सकता है, या यूं कहा जाए कि एक तरीके से सुसाइड जैसी स्थिति हो सकती है, आत्महत्या करने जैसी स्थिति हो सकती है। या यूं कहें कि ये जो स्कीम है, जो फ्री ब्रिज स्कीम है, ये एक तरीके से सुसाइड बम की तरह, ये शब्द का इस्तेमाल किया है एसबीआई ने कि ये सुसाइड बम की तरह हो सकती हैं। मंथन आज इसी पर। दरअसल कई राज्यों में चुनाव होने हैं, और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहाँ की जो मौजूदा राज्य सरकारें हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, तीन राज्यों ने पुरानी पेंशन 2004 से पहले वाली पेंशन लागू करने की घोषणा कर दी है। अब इससे ये लग रहा है कि कुल मिलाकर जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर एक तरीके से जो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है उसके अंदर बेचैनी है। और ये जो पुरानी पेंशन लागू करने, दोबारा बहाल करने की बात हुई है, ये गैर भाजपा शासित राज्यों में है। एक भी भाजपा शासित राज्य ने इस ओर कोई पहल नहीं की है। ये कहा जा रहा है कि वास्तव में ये व्यवस्था, जो पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी संगठन वर्षों से इस बात की मांग कर रहे थे, लेकिन इस बार इन राज्यों ने इसकी पहल कर दी है। जो राज्य पुरानी व्यवस्था लागू करने का विचार कर रहे थे उनमें पेंशन देनदारी भी काफ़ी हो जाएगी, ऐसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का कहना है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि चुनावी फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियां मुफ्त रेवड़ी बांटने को टाइम बम बताया है, सुसाइड बम बताया है। मुफ्त योजनाओं को कल्याणकारी, मुफ्त और कल्याणकारी में फर्क समझने की जरूरत है। ये बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कही गई है, और ये रिपोर्ट आज काफ़ी चर्चा में रही। और ये इस रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी ये रिपोर्ट पेश की गई है, और ये सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वो कोई गाइडलाइंस सरकारों के लिए बनाए, ताकि ये इस तरीके की जो रेवड़ियाँ हैं वो एक तरीके से रेवड़ियों की बात जो है वो उस पर अंकुश लगे। माफ़ कीजिएगा, ये रिपोर्ट वास्तव में इस रिपोर्ट पर संज्ञान इलेक्शन कमीशन ने भी लिया है, और इलेक्शन कमीशन ने चुनाव से पहले रेवड़ी कल्चर पर सख्त एतराज जताया। इसके साथ ही खोखले चुनावी यादों को भी के लिए भी दूरगामी दुष्परिणाम होंगे, ये बात कही है। दरअसल केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने देश भर में चुनाव से पहले फ्री योजनाओं को लेकर किए जाने वाले वादों पर सभी राजनीतिक दलों को एक चिट्ठी भी लिखी है। आयोग ने रेवड़ी कल्चर पर सख्ती दिखाते हुए चुनावी वादों की वजह से वित्तीय व्यवस्था के बारे में भी मतदाताओं को प्रामाणिक जानकारी देने को भी कहा है। निर्वाचन आयोग ने कहा कि वह चुनावी वादों की पूरी जानकारी ना देने और उसके वित्तीय स्थिरता पर पड़ने वाले अवांछनीय प्रभाव की अनदेखी नहीं कर सकता। चुनाव आयोग के मुताबिक खोखले चुनावी यादों के दूरगामी दुष्परिणाम और प्रभाव होते हैं। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को लिखी अपनी चिट्ठी में सभी वादों को डिटेल में बताने का भी प्रस्ताव दिया है। साथ ही उसके तमाम आर्थिक फायदे और आर्थिक पक्ष का ब्यौरा देने को भी कहा है। साथ ही आयोग ने यह भी कहा है कि सभी दल 19 अक्टूबर तक अपनी राय भेजें। कुल मिलाकर एसबीआई की रिपोर्ट के बाद एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट भी पहले ही इस पर चिंता जता चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने
देश भर में चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं के वादे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई भी की थी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनावी वादों या चुनावों में राजनीतिक दल मुफ्त की रेवड़ी देने का जो वादा करते हैं यह एक गंभीर मुद्दा है। ये राशि बुनियादी ढांचों पर खर्च की जानी चाहिए, बुनियादी जरूरतों पर खर्च की जानी चाहिए। ये बातें स्पष्ट हुई हैं। आपको स्मरण होगा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर उंगली उठाई थी एक चुनावी एक जनसभा में और कहा था कि भाई ये जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मुफ्त में जो सरकार का धन बांट रहे हैं, जो राज्य सरकारें हैं, जो नेता अपने फायदे के लिए, ये अपराध है। और इसके बाद देश भर में एक इस तरीके की बहस छिड़ गई और इस बहस में हमने भी इस पर एक चर्चा की थी और पैनलिस्ट ने हमारे इस बात को बड़ी पुरजोर तरीके से कहा था कि इसमें चुनाव आयोग को पहल करनी होगी। उस वक्त सभी को आशंका थी कि शायद ही चुनाव आयोग इस पर पहल करे, लेकिन चुनाव आयोग ने पहल कर दी। इसके पीछे की कथा क्या, ये भी एक तरीके से चर्चा शुरू हो गई है कि चूंकि स्टेट बैंक की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन का संज्ञान लेना, सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखना, सुप्रीम कोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक माफ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से दखलंदाजी की थी वो, और सभी राजनीतिक दलों को इलेक्शन कमीशन का चिट्ठी लिखना, ये इसके पीछे भी एक राजनीति शुरू हो गई और राजनीति हो भी सकती है। क्योंकि ये इस बात को कहा जा रहा है कि भाई स्टेट बैंक किसके अधीन? केंद्र सरकार के अधीन। केंद्र सरकार में कौन सा दल? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों ने क्या ये पेंशन स्कीम लागू की? नहीं। बहुत सारे इस तरीके के सवाल उठते हैं क्योंकि ये इन स्कीमों का असर बड़ा मतदाताओं पर बड़ा गहरा पड़ता है और राज्य कर्मचारियों को लेकर जो अगर पेंशन स्कीम पुरानी कुछ राज्य सरकारों ने लागू करने की कोशिश की है या उसका वादा किया है तो निश्चित तौर पर उन राज्यों में इसका फर्क पड़ेगा। ऐसा लगता है, ऐसा कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो नुकसान में आ जाएगी। तो एक अलग तरीके की एक व्यवस्था, एक अलग तरीके से उंगली उठाने का क्रम इस पर शुरू हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि एसबीआई पेंशन स्कीम पर तो उंगली उठा रही है, कह रही कि भाई टाइम बम में फट जाएगा, मर जाओगे सब। लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं सरकारों की, उन पर कोई उंगली नहीं उठ रही। मुफ्त राशन पर कोई उंगली नहीं उठ रही। पुरानी पेंशन पर एसबीआई को टेंशन है, लेकिन पुरानी और सारे जो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इस जो रेवड़ियों के फ्रेम में रखा जा सकता है, उन पर कोई, तमाम इस तरीके की योजनाएं हैं, तमाम जो हैं उनको अगर कसौटी पर कसा जाए तो इस पर वो एक तरीके से इसी दायरे के इर्द गिर्द आएंगी। और अपने आप में अभी राजस्थान में भी अगले साल चुनाव है, छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव है, 24 में चुनाव है। तो ये बड़े महत्वपूर्ण राज्य हैं जो 24 लोकसभा चुनाव 24 को लेकर बड़े महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। और पेंशन स्कीमें यहाँ के मुख्यमंत्रियों और राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कर चुके हैं और उसके लिए वो काम भी कर रहे हैं। तो ये अपने आप में इस तरीके का जो मसला आया, इस रिपोर्ट के बाद जाहिर सी बात है मंथन बनता है, चिंतन बनता है, चर्चा बनती है। हम आज यही सवाल करेंगे कि भाई सबसे पहले अगर आप उंगली उठानी है तो फिर सब पर बराबर उठानी जानी चाहिए और ये अच्छी पहल है। दूसरी तरफ हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई ये अच्छी पहल है और इस पर चुनाव आयोग को बिल्कुल नीर छिर के तरीके से काम करना चाहिए, क्योंकि ये राजनीतिक दल जब चुनाव आता है तो कोई कहता है किसानों को मुफ्त बिजली दे देंगे, कोई कहता है कि भाई इनको 300 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, कोई कहता है कि आपको स्कूटी फ्री दे देंगे। लेकिन जब वो पार्टी सत्ता में आ जाती है तो सरेआम विधानसभा के अंदर कह देते हैं जाओ मुफ्त बिजली किसानों को नहीं दे पाएंगे, जो मन हो कर लो। इस तरीके की भी चीजें होती हैं। तो मुझे लगता है चुनाव आयोग को एक बंद पत्र भरवाना चाहिए इन राजनीतिक दलों को। खैर, हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। कोर्ट का नजरिया और राजनीतिक दृष्टि से जो इस पूरे प्रकरण को देखने की जरूरत है, हमारे साथ
पूर्व जज, राजनीतिक समीक्षक, एक प्रखर सामाजिक कार्यकर्ता बीडी नकवी साहब जुड़ गए हैं। नकवी साहब, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद आपका के न्यूज़ पर वक्त देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी की बहुत वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका। जयकरण वर्मा कांग्रेस के नेता हैं, जयकरण जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। जयकरण जी, बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका वक्त देने के लिए। दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया थोड़ी देर में जुड़ेंगे और वित्तीय मामलों के, आर्थिक मामलों और जो पॉलिटिक्स है उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले विश्लेषक दिलीप यशोवर्धन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिलीप जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन और बहुत आभार आपका। मंथन की शुरुआत नकवी साहब से। नकवी साहब, आपको याद होगा जब ये फ्री ब्रिज का मसला आया था उस वक्त, तो हम लोगों ने एक बार चर्चा की, तो उस चर्चा में आप भी मौजूद थे और दिलीप जी मौजूद थे उस चर्चा में, मंथन में, और हम लोगों ने इसी बात पर कंक्लूड किया था कि चुनाव आयोग कोई पहल करे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI की एक रिपोर्ट में चिंता जताई गई कि भाई ये जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको राज्य सरकारों ने लागू कर दिया, और खासतौर पर जहां गैर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं उन लोगों ने लागू कर दिया है। ये टाइम बम साबित होंगे। बाकी किसी योजना को टाइम बम नहीं बता रहे हैं। अगर कुछ और चीज़ों को लेते तो लगता कि हाँ ठीक है, टाइम बम हो सकता है, लेकिन जब एक ही किसी योजना को, किसी स्कीम को या किसी घोषणा को कोई कटघरे में खड़ा करता है, बात ये दीगर है कि वो बैंक है, लेकिन वो भी किसी न किसी के अधीन है, ये उंगली उठती है। तो इसको लेकर कोर्ट ने भी पिछले दिनों इस पर उंगली उठाई थी कि भाई मुफ्त में रेवड़ी बांटोगे तो बर्बाद हो जाएगा देश, और चुनाव आयोग ने अब कह दिया कि भाई 19 अक्टूबर तक सब लोग लिख कर दे दो कि कैसे कैसे क्या करोगे, क्या आने वाले समय में चीज़ें होंगी। नकवी साहब, इस पूरे जो मसले को कैसे आप देखते हैं? देखिए चौहान साहब, एक तरीका ये होता है कि हमें फौरन पे एक पार्टीशन राय दे दे, लेकिन हमको इन जनरल ऑब्जेक्टिविटी हम सबको रखना चाहिए, कोई भी किसी पार्टी का हो, पैनलिस्ट हो। हिंदुस्तान के अंदर ये जो बिल्कुल फ्री लिबरलिज्म की फिलॉसफी है और उससे चीजें बड़ी खराब हुई हैं। हमारी मिक्स इकोनॉमी का प्रिंसिपल था कि कुछ चीजें सरकार देखेगी, कुछ चीजें प्राइवेट एंटरप्राइज, बड़े बड़े जो हमारा कारपोरेट वर्ल्ड है उसको भी ग्रोथ मिलेगी। तो अभी हमने ये देखा कि हमारे जो इलेक्शन होते हैं उनमें लोगों को लुभाने के लिए कोई भी पार्टी हो वो पूरी तरह से अनाउंसमेंट करती है कि हम ये देंगे, वो देंगे, जो भी चीज है, स्कूटी देंगे या फ्री बिजली देंगे। ये जो तरीका है इस पे तो चेक लगना ही चाहिए। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने अब इस बात को नोटिस किया है, तब क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर ने एक व्यू दे दिया तो इलेक्शन कमीशन भी इस बात पे लग गया। मुझे इस बात पे एतराज है। इलेक्शन कमीशन को बहुत इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे हमारे यहाँ पहले भी लोग रहे हैं। TN सेशन ने इलेक्शन कमीशन को एक विकार दिया, एक डिग्निटी दी और बहुत ही इंडिपेंडेंट तरीके से उन्होंने काम किया। हमारे यहाँ के इंस्टीट्यूशंस जो भी है, जो भी ऑर्गन्स हैं, हम वो अगर इंडिपेंडेंट हो जाए तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। इस वक्त आज के दौर में इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट बॉडीज हैं, वो इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रही हैं। हम सब जानते हैं, पूरा मुल्क जानता है। बात यहाँ से चीज जो शुरू होती है और पॉलिसी के अंदर बैलेंस पैदा करना होगा। हमें किसान फार्मर्स के लिए, आप देखिए ना, फार्मर की जो अगर कोई स्टडी करे, मैं पूछना चाहता हूँ पैनलिस्ट से या सब हिंदुस्तान के लोगों से कि एक डेयरी का बिजनेस, अब आप ये बताइए डेयरी का बिजनेस कितना मुश्किल है, उसमें सस्टेन करना। 50 रुपए किलो दूध बेच के भी उस बेचारे को, डेयरी वाले को, भैंस के पालने वाले को नहीं मिलता एक इनकम, एक अच्छी इनकम नहीं मिलती, जबकि एक छोटे से दुकानदार को थोड़े पैसा लगा कर भी वो अपना फैमिली को पाल लेता है। तो इसलिए ऐसे लोगों को प्रमोट करना, फ्री भी देना जो वाकई जमीन पर काम कर रहे हैं। मेरा मतलब इसमें ऑब्जेक्टिविटी हमें सरकार को करना होगी और प्रेजेंट जो सेटअप है उसको इस तरफ ध्यान देना होगा, न कि बड़े बड़े कारपोरेट वर्ड को करोड़, लाखों करोड़ माफ कर देना। ये बताइए ये कहां तक सच है? क्या इलेक्शन कमीशन इस पे भी कोई पाबंदी लगाएगा? तो इसलिए बैलेंस बिगड़ा हुआ है, पावर का बैलेंस। जो हमारी यहाँ दो थ्योरीज है, सेपरेशन ऑफ पावर और चेक्स एंड बैलेंसेस। हर इंस्टीट्यूशन दूसरे को कंट्रोल करता है। पार्लियामेंट
सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कंट्रोल करता है। इस खूबसूरत बैलेंस को समझना होगा, थ्योरी ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस समझना होगा। ये बिगड़ गया है इस वक्त तो जो मैन इन पावर है, जो वो कहेगा दुनिया उसे सुनती है और पूरा मीडिया उसको प्रोपगेट करता है। जी ठीक बात। इसी बीच देश के जाने माने संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक आलोक भदौरिया जी जुड़ गए हैं। भदौरिया जी, बहुत स्वागत और बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। भदौरिया जी, यही आज मंथन का विषय और हम लोगों ने एक बार इस पर चर्चा भी, मंथन भी किया था फ्री ब्रिज को लेकर कि भाई इसका हल क्या है। कोई कुछ भी अपने घोषणा पत्र में देता है, फिर मुकर जाता है, नहीं देता है। इस पर आप भी उस चर्चा में शामिल थे और हम लोगों ने ये उम्मीद की थी कि चुनाव आयोग कुछ इस पर करेगा। लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने चिट्ठी लिख दी है, बड़ी चिंता जताई है अपने आर्थिक विशेषज्ञों के जरिए। उसकी चिंता सिर्फ पेंशन को लेकर, जो पुरानी पेंशन 3 गैर भाजपाई जो राज्य हैं, राज्य सरकारें हैं, उन्होंने बहाल करने की बात की है और उस पर एसबीआई को बहुत ज़बरदस्त टेंशन होगा। वो कह रहे हैं कि भाई टाइम बम की संज्ञा उन्होंने दे दी और इलेक्शन कमीशन ने तड़ातड़ चिट्ठी भी लिख दी उस पर। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात ये, अभी उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली देने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनावों के दौरान खूब कही, संकल्प पत्र में भी होगा, लेकिन उसके बाद अभी विधानसभा में कहा कि भाई जाओ, नहीं देते किसानों को मुफ्त बिजली। तो इस तरीके रेवड़ियों को लेकर फिर नई बहस छिड़ गई है। आलोक जी, देखिए, रेवड़ियों और मतलब रेवड़ियां हैं, इसको आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे? भारतीय संविधान में परिभाषा है कि भारतीय, एक दूसरा शब्द है कल्याणकारी राज्य, ये संविधान में लिखा हुआ है, जो उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है। ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब आप कल्याणकारी राज्य की जब आप बात करते हैं तो इसका एक सीधा आशय ये होता है कि ये राज्य की जिम्मेदारी है कि पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक उसको भरपेट भोजन मिले, खाने का मिले, और वो हर तरीके से राज्य जो कर सकता है वो उसके लिए उसको करना चाहिए। इसको थोड़ा सा और परिभाषित किया है। जब राइट टू फूड आया है तो राइट टू फूड में यह और परिभाषित हो गया है कि हर व्यक्ति को खाना देना भी उसका काम है। अब हमको ये समझना पड़ेगा कि फ्रीबीज है। फ्रीबीज तो ये है कि अगर विपक्ष अगर बांटता है तो वो फ्रीबीज होता है। जैसे अगर मुफ्त बिजली की बात होती है या बिजली की सर्टेन सीलिंग्स की बात होती है तो वो रेवड़ी होती है। जब आप मुफ्त अनाज की बात करते हैं तो वो रेवड़ी नहीं होती। आलोक जी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि एसबीआई को बड़ा एतराज है कि भाई ये जो पुरानी पेंशन स्कीम है, इससे तो देश बर्बाद हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, टाइम बम कह दिया। और इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी भी लिख दी कि भाई 19 अक्टूबर तक आप सब लोग लिख कर दो, कर्मचारियों के जेब में पैसा जाना नहीं चाहिए बिल्कुल। जो सौम्यकांत घोष ने जो रिपोर्ट लिखी है, उसकी जो एसबीआई रिपोर्ट है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने 3 चीजें कही हैं कि एक, मैं उसके एक आंकड़े भी देता हूं, मेरे पास थे वो। दरअसल एक ऐसा है, उनका ये कहना है कि ये 0.1 से 2.7% जीएसडीपी का होता है टोटलिटी में चुनावी बजट। ठीक है, तो ये बड़ा खतरनाक, ये काफी खतरनाक है। लेकिन आप करेंगे क्या? क्या अभी एक पीयू की रिपोर्ट आई थी और अभी एक आरएसएस के डिप्टी दत्तात्रेय हुदवले ने एक बात कही थी। वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20 करोड़ लोग परेशान हैं, भुखमरी के शिकार है, गरीबी के शिकार है, और उसके अलावा काफी सारी एक बड़ी तादाद है जिसकी आमदनी 375 रुपए है। रोज आने की बात हो रही है। पीयू की जो एक बड़ी रिपोर्ट आई है, पीयू की रिपोर्ट ने कहा था कि 116 करोड़ लोग जो देश में हैं वो 267 रुपीज पर डे कमाते हैं। पीयू दुनिया में एक बहुत ही मान्यता प्राप्त साख वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो ये रिपोर्ट जारी करता है। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आपको देखना पड़ेगा कि असमानता की स्थिति आपके देश में क्या है। अभी मैं बाकी सरकारी रिपोर्ट छोड़ देता हूं, मैं तो हुजवाले साहब का स्टेटमेंट लेता हूं। हुजवाले साहब ने कहा है कि देश की जो 11% जो आबादी है, ये कितने बड़े परसेंट पे कब्जा करती है? संसाधनों पे 50% आय पे, और बाकी का क्या है? बाकी 50% की आमदनी कितनी, वो 20% पे भी नहीं है। तो ये जो असमानता का जब इतना ज्यादा स्तर हो, तो आप ये मान करके चलिए कि सरकार जो संविधान प्रदत्त जो एक अधिकार है, एक आम नागरिक का जो एक अधिकार है
कि कल्याणकारी राज्य वाली जो एक अवधारणा है उसको पूरा करने के लिए आलोक जी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही, लेकिन हमारे दर्शकों को ये समझा दीजिए कि एसबीआई ने जो चिट्ठी लिखी, क्या एसबीआई इसके लिए अधिकृत है कि भाई वो चिट्ठी लिख दे आयोग को, या कहीं वो कोर्ट में कोई प्रार्थना पत्र दे दे कि भाई बड़ी देश लूटा जा रहा है? वो लिख सकता है। देखिए, एक सुझाव है, सुझाव जैसे एक हम भी देते हैं कि वो क्या सुझाव होगा, उसी तरीके से एक आप एसबीआई को करिए कि एसबीआई की रिपोर्ट है, एसबीआई को सरकार ने नहीं कहा था कि एक अपनी रिपोर्ट पेश करे, नंबर 1। नंबर 2, आरबीआई एक स्वायत्त संस्था है, आरबीआई भी एक तमाम अध्ययन कराता रहता है। वो अध्ययन को पर्टिकुलर एजेंसी भी करती रहती हैं और कुछ आरबीआई से जुड़े हुए लोग भी करते रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, जब तक कि वो रिपोर्ट्स होती है, जब तक वो सरकार उसको मान नहीं ले, ये बिल्कुल ऑथेंटिक नहीं है कि उस रिपोर्ट में कह दिया तो वो माना जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो एक रिपोर्ट है, उनकी संस्तुति नहीं, है। इलेक्शन कमीशन ने संज्ञान में लिया और नोटिस दे दिया राजनीतिक दलों को। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग ने नोटिस दिया, अभी तो आप चुनाव आयोग पे पड़े हुए हैं। अभी एक दूसरी खबर है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल कैग की नजर है इस पर, फ्री बीच पे, और उसमें वो इसने मॉडलिंग एक्सरसाइज इस पर चालू कर दी है। कई जगह मॉडलिंग एक्सरसाइज चालू हो गई है। वो देखेंगे कि इससे राज्य के सरकार के संसाधनों पर कितना खर्च होता है। आप जो चिंता बता रहे हैं उस चिंता में बड़ा मैं एक थोड़ा सा एक ऐड करना चाहूंगा। आपने बहुत अच्छा विषय प्रवेश कराया, उसमें जो मैं एक ऐड करना चाहूंगा वो ये है, क्या चुनाव आयोग ये भी देखेगा कि फुल पेज के जो ऐड दिए जाते हैं क्या पार्टी अपने पार्टी फंड से देती है? क्या वो सरकार के पैसे नहीं होते? क्या सरकार का पैसा खुद उनका अपना होता है? क्या सरकार का पैसा लोगों के टैक्सेस से इकट्ठा नहीं होता है, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट टैक्सेस हो? महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये तो है। इसके अलावा एक चीज और महत्वपूर्ण है, आपने 2019 में कॉर्पोरेट का 1,45,000 करोड़ रुपए का आपने कर टैक्स आपने रियायत दे दी। क्या उससे फायदा हुआ? आपने तो कहा था कि इससे जब मिल जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम टैक्स कम कर रहे हैं, इससे पूरी सारी की सारी निजी पूंजी बाजार में आ जाएगी, उससे उद्यमशीलता बढ़ेगी, उससे फैक्ट्रियां प्लांट लगेंगे, उससे रोजगार बढ़ेगा, उससे आर्थिक अर्थव्यवस्था बहुत बेहतर होगी। क्या हुआ? निजी निवेश की क्या स्थिति है? अगर आप इसमें बात करें, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल फॉर्मेशन आपकी क्या हो रही है? बहुत ही खतरनाक स्थिति है। आलोक जी दिलीप जी के पास जाते हैं, दूसरे राउंड में आते हैं। आपके पास बहुत सारी तथ्य आपने रखे हैं, बड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दिलीप जी, इस जो पूरे आलोक जी ने एक कैग का भी मसला इसमें जोड़ दिया, हम तो भी वहीं अटके हुए थे एसबीआई की चिट्ठी तक। तो इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं कि भाई केवल उसको एसबीआई को जो मोटे तौर पर लग रहा है कि भाई उसकी रिपोर्ट में कि पेंशन ही टाइम बम है और कुछ फ्री ब्रीज नहीं दिख रहा उसको? चौहान साहब, जिस मुद्दे पर आप बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं कि एसबीआई ने पेंशन को लेकर के सरकार को या इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी है, मेरा अपना मानना है कि इलेक्शन कमीशन का इससे कोई लेना देना नहीं। ये सरकारी डिसीजंस हैं और पेंशन देना कोई आज की स्कीम नहीं है। पेंशन सरकार देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी पेंशन देती है, स्टेट गवर्नमेंट भी पेंशन देती है। मसला ये नहीं है कि कर्मचारियों को पेंशन देने से राज्य सरकार या केंद्र सरकार के खजाने पे कितना ज्यादा बोझा पड़ेगा। उसके अलावा जो और फ्रीबीज की बात हो रही है, जो बाकी फ्रीबीज है अदर देन पेंशन तो एक अभी रिसेंट का मामला है और ये भविष्य की बात है कि अगर पेंशन 3 स्टेट्स को दे दी जाएगी तो जो आरबीआई ने कैलकुलेशन दी कि 3 स्टेट्स की जो पेंशन का एस्टिमेशन है 3 लाख करोड़ का, वो उनके टैक्स रेवेन्यू से 200% तक कहीं जाता है। तो अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग रेशियो दिया, किसी का 107% ज्यादा है, किसी का 207% ज्यादा है। ये एक प्रोजेक्शन है भविष्य की। लेकिन अगर आप वर्तमान की और भूत की बात करेंगे तो जो भारतीय संविधान में लिखा हुआ है आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय, और जो सोशल जस्टिस है जिसको सामाजिक न्याय कहा जाता है, सामाजिक न्याय का सबसे पहला प्रिंसिपल होता है इक्वालिटी, बराबरी। तो ये जो फ्री की स्कीम सरकारों के द्वारा, मैं सरकारों की बात कर रहा हूँ, किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो फ्री की स्कीमें हैं जब से इस देश में जनतंत्र लागू हुआ है, जब से राजनीतिक पार्टियां सरकारें बना रही हैं, तब से ये स्कीमें किसी न किसी रूप में चली आ रही है। वो प्रत्यक्ष फाइनेंशियल तरीके से भी है और अप्रत्यक्ष तरीके से भी। सिस्टम ऑफ इक्वालिटी को लागू करने के लिए 2 मिनट दीजिएगा, मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे 2 बेटे हैं,
और दोनों बेटे स्वस्थ हैं और मैं दोनों बेटों को स्वस्थ रखने के लिए एक एक गिलास दूध। दिलीप जी एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपको ब्रेक के बाद पूरा वक्त देंगे। उसके बाद फिर राज्य कर्मचारी नेता सतीश पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पांडे जी से पूछेंगे कि भाई अगर आपके जेब में पुरानी पेंशन वाला पैसा चला जाए तो क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है, क्यों दर्द हो जा रहा है भाई? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों ने मिलकर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल दी है। उत्तर प्रदेश का हर कोना नए सपनों को लेकर के, नए संकल्पों को लेकर के अब तेज गति से दौड़ने के लिए तैयार हो चुका है। छह माह विकास के, प्रगति और विश्वास के। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से पहले वित्तीय मामलों के जानकार दिलीप यशोवर्धन साहब एक अपना व्यू पॉइंट रख रहे थे, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर रहे थे। कुछ बातें उनकी अधूरी रह गई हैं, उन्हें कंप्लीट करिए दिलीप जी। चौहान साहब बातों का फ्लो टूट जाता है। माफ कीजिएगा, हमारी मजबूरी है, टेक्निकल जो समस्या है वो मजबूरी है। मैं बहुत मजबूरी में ऐसा करता हूँ, मैं करता नहीं हूँ अमूमन। मैं आलोक जी की बातों को ही आगे बढ़ा रहा था, जो सामाजिक न्याय की बात उनके, उस समय एक एग्जाम्पल दे रहा था, मुझे याद आ गया। एग्जाम्पल में ये दे रहा था कि मान लीजिए मेरे दो बेटे हैं, दोनों स्वस्थ, और मैं दोनों को स्वस्थ रखने के रोज एक एक गिलास रात में दूध पिलाता हूँ। थोड़े दिन बाद अगर मेरा एक बेटा बीमार पड़ जाता है और डॉक्टर कहता है कि इसको 2 गिलास दूध की जरूरत है, तो मैं एक बेटे का दूध बंद करके दूसरे बेटे को 2 गिलास दूध देना शुरू कर देता हूँ। लेकिन जब वो ठीक हो जाता है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं फिर से उसी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पर आ जाऊं, जो एक एक गिलास दूध वापस दिया जाए। लेकिन अगर 1 महीने तक दूसरे बेटे को लगातार 2 गिलास दूध मिला तो क्या ये उसका हक हो गया? या क्या पेरेंट्स की जिम्मेदारी बन गई कि ये 2 गिलास दूध अब इसी को दिया जाएगा, जिस बेटे का दूध छूट गया उसको नहीं दिया जाएगा? यहाँ हमारे देश में कुछ ऐसा ही होगा। जो देश के संसाधन है, उन संसाधनों पर जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उनका हक है, और यही सामाजिक न्याय कहता है संविधान के हिसाब से कि हर जरूरतमंद को सरकार की तरफ से सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन वो सहायता उन्हें तब तक मिलनी चाहिए जब तक वो स्वावलंबन की स्थिति में ना आए, या सरकारें जो सहायता प्रदान कर रही हैं उनका उद्देश्य उनको स्वावलंबी बनाना होना चाहिए, ना कि पराधीनता की तरफ ले जाना होना चाहिए। ये जो सरकार अभी जो रिसेंट में ये क्लेम किया जा रहा है कि 80 करोड़ लोगों को राशन पानी दिया जा रहा है, अच्छी बात है, सामाजिक न्याय है, मिलना चाहिए। लेकिन 80 करोड़ लोग जिस देश में फ्री राशन पर डिपेंड करते हैं, उस देश की बाकी स्थिति कैसी होगी? इसके जिम्मेदार कोई भी हो सकता है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं। इसकी स्थिति, इससे देश की स्थिति पे क्या फर्क पड़ेगा? और आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आज 80 साल हो जाने के बावजूद, 80 साल 75 साल होने के बावजूद भी आपके देश में इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स मात्र 3.25% है टोटल पॉपुलेशन।
तो ये जो पूरा फाइनेंशियल लीकेज है, इस लीकेज को आप कितने तरीके से रोक सकते हैं, इसके लिए सरकारों को काम करने की जरूरत है। ठीक बात। एक एग्जाम्पल अभी आलोक जी ने दिया कि जो फुल पेज का एड आता है वो एड सरकार के पैसे से जाता है, न कि राजनीतिक पार्टियों के पैसे से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं चौहान साहब। जब भी सरकारें बदलती हैं, सारे रोडवेज के जितने भी वो वेलकम वाले बोर्ड लगे होते हैं, वो बोर्ड पुराने हट जाते हैं और नए मुख्यमंत्री की तस्वीरें लग जाती हैं। क्यों लग जाती हैं? ये पैसा भी सरकार के खाते से जाता है। इसके अलावा जितने भी सरकारी ऑफिस हैं, उस हर ऑफिस में हर बार सरकार चेंज होने पर मुख्यमंत्री की फोटो बदल जाती है, प्रधानमंत्री की फोटो बदल जाती है। मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की फोटो लगने और न लगने से वो सरकारी कामकाज पर क्या फर्क पड़ता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो शुरू से चली आ रही है, वो लगे रहने दीजिए। अगर लगाना है तो भारतीय संविधान की फोटो लगाइए, भारत के झंडे की फोटो लगाइए, नेशनल एम्बलम की फोटो लगाइए हर ऑफिस में। ठीक बात है। ये जो पैसे की लीकेज है, ये इतने मल्टीफोल्ड करोड़ में जा रही है। और अगर आप शुरू से लेकर के अब तक एस्टिमेशन करेंगे तो इतना ज्यादा फाइनेंशियल लॉस है कि इतने में आपके देश का कर्जा उतर सकता था बहुत ज्यादा, जो पैसा राजनीतिक। ठीक बात है दिलीप जी। अनीता जी से इसका जवाब ले लेते हैं। अनीता जी, दिलीप जी ने कुछ बिंदु रखे कि भाई इस तरह जो लीकेज है ये बंद होना चाहिए। और दूसरा मुद्दा फिर आपसे भी वही सवाल है कि भाई कर्मचारियों की पेंशन, हमारे आपके घर का कोई भी व्यक्ति कर्मचारी हो सकता है और वो एक प्लान करता अपना भविष्य की भाई पेंशन मिलेगी, 60 साल 58 साल 62 साल जो भी हम काम करेंगे पेंशन मिलेगी। लेकिन नई स्कीम जब से लागू हुई है, बहुत सारे राज्यों में लागू है वो लगभग, उसके बाद से ये चार्म ही खत्म हो गया एक तरीके से कि भाई हम अपना या यूं कहिए कि जीवन सिक्योर जीवन जीने का जो कर्मचारियों का होता था, वो पूरे जीवन सेवा करते थे और फिर आखिरी समय जो वक्त उनका होता था सेवा के बाद का, वो एक अच्छा कट जाया करता था। तो इसमें कहाँ रेवड़ियां हो गई अनीता जी? अनीता जी आपकी आवाज मिल नहीं रही। सबसे बड़ी बात यह है कि हर राज्य काम है, हर आपको आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं आपको। बोलिए आ रही है? बोलिए। मैंने कहा हर सरकार का एक ही काम है, हर अपने को रोटी कपड़ा और मकान, ये उनके पास नेसेसरी होना चाहिए और उसकी पूरी आवश्यकता की पूर्ति सरकार को करनी चाहिए और वो सरकार कर रही है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ कहा जा रहा है कि रेवड़ियां बांटने वाली बात है। देखिए रेवड़ियां वो जो आप थोड़े चुनाव के समय में दिखाते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। ये आपने देखा है कि चुनाव के समय बताएंगे हम ये करेंगे, बाद में उसका कुछ नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाएं। इस आपकी आवाज फिर चली गई अनीता जी। को हमें लागू करना चाहिए। हाँ, लेकिन इनकी एक हर्षवर्धन की बात हमें बिल्कुल सही लगी है कि जब अगर दो लोग स्वस्थ हो जाए तो हमें बराबर दूध दे देना चाहिए, मानते हैं। लेकिन एक चीज हमें और ध्यान रखनी चाहिए कि उसको स्वस्थ करने में हम लोग का अपना भी योगदान होना चाहिए। लेकिन आज क्या है, जब एक स्तर पे पहुंच जाते हैं तो भी हमको लगता है कि हम फ्री राशन ले लें, अपना राशन कार्ड बनवा के लिए हम सक्षम है, उसके बाद भी हम फ्री की ओर जाते हैं। इस चीज को हमें देखना होगा, सोचना होगा, हमें अपने आप को समझाना होगा और अपने आप की चीज को दूर करना होगा। लेकिन आज ये बहुत बड़ी दुविधा है कि एक अच्छे से अच्छे जो खुद कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सब कुछ कर, उसके बाद भी वो फ्री की ओर जाते हैं। इसको देखकर बड़ा दिक्कत होती है और जो हम लोग इसकी ओर भागते हैं कि आपको बिजली। अनीता जी, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए कि नहीं? एसबीआई करे, इससे तो बिल्कुल टाइम बम है, ये बर्बाद हो जाएगा देश। उसकी रिपोर्ट है, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी जारी किया राजनीतिक दलों को। सीधा सवाल कि राज्य कर्मचारियों को क्या पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए? ये सीधा सवाल है मेरा। आपका सीधा सवाल जो है, इसमें हम सीधे बात ये करेंगे कि पुरानी पेंशन जो भी इसका, जब पेंशन हटाई सब भी अटल जी सब बात हुई थी, सारे दलों से बात हुई थी, उस समय यही कहा गया था कि उनका फंड वगैरह इतना दे दिया जाता है, इतना फंड जोड़ दिया जाता है जो उनको मिल जाता है। लेकिन सबसे पेंशन जो है हर समय नहीं, और बच्चों को जो पेंशन पुरानी पेंशन है उसको अगर हम अब लागू करेंगे, इस समय हमारी आर्थिक व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं है कि हम उसको लागू कर सके। तो इसको सब चीज को देखना पड़ेगा कि इस समय। अच्छा, एक और बात आ गई भी, मैं देख रहा था कहीं कि अभी कोर्ट ने भी कह दिया कि भैया जो नौकरी है अनुकंपा वाली,
वो कृपा है, अधिकार नहीं है आपका। अगर चाहे तो दी जा सकती है। ये भी एक नया कर्मचारियों पे वो मसला है, कोर्ट ने भी इस बात को कह दिया। तो 100% सत्य, अनुकंपा तो है ही है, लेकिन फिर भी अधिकार तो नहीं, तो बात सब जानते हैं। लेकिन एक बात है, सरकार इतना सोचती तो है, सरकार की कोशिश तो रहती है कि अगर उसके की डेथ होगी तो उसके बच्चे को, पत्नी को नौकरी मिल जाए, उसके रहने की, खाने पीने की। पटेल जयकरण वर्मा जी के पास चलते हैं। जयकरण जी, अनीता जी कह रहे हैं कि भाई जब अटल जी ने ये योजना बनाई होगी तो आपके लोग भी उसमें शामिल रहे होंगे, हाँ में हाँ मिलाने में। और अब वो आपके जो शासित राज्य हैं कांग्रेस के, वहाँ पुरानी पेंशन करके वो एक तरीके से देश को गर्त में ले जा रहे हैं लोग। एसबीआई ने भी कह दिया है और इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस भी जारी कर दिया है। जयकरण जी। नहीं चौहान साहब, देखिए जिस प्रकार से अभी आपके माध्यम से बैंकों ने जो चिट्ठी लिखने का काम किया है या सुप्रीम कोर्ट की जो भी टिप्पणी रही हो, देखिए मेरा इतना कहना है कि आज बैंक उस पर भी टिप्पणी कर सकता है, चिट्ठी लिख सकता है जिसमें उन्होंने बड़े बड़े कर्जे दिए जो देश से बाहर चले गए हैं, जिनका कर्जा आज वापस नहीं हो पा रहा। मोदी भी बोल बोल कर थक गए हैं, काला धन, नीला धन, पीला धन करके वो अपने बात को समाप्त कर दिए हैं। आपने बात की चुनाव आयोग की, देखिए चौहान साहब, चुनाव आयोग जब किसी के कठपुतली के तौर पर काम करेगा, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री का कितनी रैलियां हैं, उसके बाद जो तारीख खत्म होगी उसके बाद वो चुनाव आप लोग खामखा आरोप लगाते रहते हैं एक निष्पक्ष संस्था पर। एक निष्पक्ष संस्था है, उस पर आप आरोप लगाते हैं। अभी मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं आरोप लगा सकता हूं, लेकिन हमारे दो बुद्धिजीवी साथियों ने आरोप लगाया। हम आरोप नहीं कह सकता, उन्होंने ये बात रखी है, सलाह दी है ऐसा नहीं करना चाहिए चुनाव आयोग का, तो फिर उनकी बात तो गलत नहीं हो सकती। चौहान साहब अभी हमारे दिलीप जी ने और भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दो बात कही है कि जब कोई स्वस्थ हो जाए तो उसको मुफ्त की रेवड़ियां देना बंद कर दे, जिसका अधिकार हो उसको देना चाहिए। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी और शाह की सरकार, संघ की सरकार, हमारे देश में दो ही अडानी और अंबानी जैसे हैं? जब देश को खाने को नहीं हट रहा था कोरोना काल में, तो उनकी दिन दुगना रात चौगना आप लोग जयकरण जी भाई अंबानी और अडानी मिल जाते हैं और कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं। भाई क्या बात कर रहे हैं आप लोग। अनीता जी आ रहे हैं अनीता जी जवाब लेंगे आपसे। देखिए कर्मचारी नेता सतीश पांडे जी मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अंदर से भरे बैठे हैं उत्तर प्रदेश को लेकर। वो बीच में बोलने से देखिए बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। मैं अपने बहन से कहूंगा। अरे अनीता जी रुक जाइए जरा, एक मिनट रुक जाइए। कल्याणी देखिए उन्होंने आपको आपके बीच में बोला नहीं है। बोलिए जयकरण जी जल्दी समाप्त करिए। दीदी थोड़ा से लीजिए, जयकरण जी का नेटवर्क ही चला गया। अनीता जी जवाब दे दीजिए भाई, अब लग रहा कुछ जादू हो गया। अंबानी को कहते हैं, अंडानी अंबानी की बात है क्या? अंडानी अंबानी भिखारी थे क्या जो हम लोग ने उनको बना दिया? अरे इनको अच्छे से याद होगा, इंदिरा गांधी जी भी अंबानी के साथ बैठी थी, इनके कांग्रेस की नेता। आप उनको देखिए, अंडानी अंबानी आज के नहीं है ये, लेकिन जो हर जगह अंडानी अंबानी है। चलिए अनीता जी का भी नेटवर्क कुछ दिक्कत कर रहा है। सतीश पांडे जी के पास चलते हैं। राज्य कर्मचारी जो संगठन है उत्तर प्रदेश का, उसके वरिष्ठ नेता हैं। सतीश जी भाई, ये जो स्टेट बैंक करेगी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देना टाइम बम जैसा है, और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी जारी कर दिया। आपका कर्मचारी संगठन आज जैसे हजारों लाखों कर्मचारी से किस दृष्टि से देखते हैं? चौहान साहब, सब तो मैं आपको आवाज आ रही ना मेरी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं पांडे जी आपको जी। सबसे पहले तो मैं प्रदेश के लाखों करोड़ लोग कर्मचारियों की ओर से ये दूसरे म्यूट करवा दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए आप बोलिए, धड़ल्ले से बोलिए महाराज। मैं पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों लाख राज्य कर्मचारियों की ओर से के न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर आपने ये बहस आयोजित की है। आज प्रश्न इस बात का है कि एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि यदि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जाती है तो ये टाइम बम होगा।
इसी विषय पर आपने आयोजित किया है। जी। मेरा आपसे ये कहना है और पूरे देश से ये कहना चाहता हूं कि इस देश में जितनी भी संस्थाएं बनी हुई हैं, सबके कुछ अधिकार क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, सबकी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं। तो जिसकी जो सीमा हो, उन सीमाओं का अतिक्रमण न करे। एसबीआई को ये पावर किसने दे दी कि वो इलेक्शन कमीशन को इस प्रकार का, इस आशय का पत्र लिखे? मैं जो भी एसबीआई के बड़े बड़े अधिकारीगण अगर हमारी बात सुन रहे हो, तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि आपको इस बात की परमिशन किसने दे दी कि आप इलेक्शन कमीशन को आप इस प्रकार का पत्र लिखें? ये तो आप अधिकारों का हनन कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। ये आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, जो आपने कहा कि रेवड़ी बांटने वाली बात, इसको मैं पहले भी कई बार चैनलों पे कह चुका हूं कि चुनाव से पहले ये सभी राजनीतिक पार्टियां जो अपना वो जारी करती हैं घोषणा पत्र, उसमें तमाम सारे लुभावनी चीजें रखते हैं। तो इलेक्शन कमीशन को उनका संज्ञान लेना चाहिए और उन सारे दलों को बुला करके पूछना चाहिए कि ये घोषणा जो आप कर रहे हो, इसको आप कैसे पूरा करोगे। यदि आप पूरा नहीं कर सकते हो तो फिर आप ये घोषणा मत करो, यानी या फिर इलेक्शन कमीशन के पास कुछ ऐसे अधिकार होने चाहिए कि जो राजनीतिक दल चुनाव से पहले किए गए घोषणा पत्र में अपने अमल में नहीं ला पाता है, तो या तो उस पार्टी को बैन करना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए, या कोई ना कोई सख्त कार्यवाही ऐसे लोगों के विरुद्ध। बड़ी बात कही पांडे जी आपने। जी, दूसरी चीज, अब आते हैं पुरानी पेंशन के मुद्दे पर। पुरानी पेंशन के मुद्दे पर पूरे देश का सारा कर्मचारी लामबंद है और लामबंद होकर के प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार से लगातार ये मांग कर रहा है, क्योंकि पेंशन हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार। रेवड़ी कैसे आ गई, जरा ये समझाइए पांडे जी, रेवड़ी कैसे हो गई पेंशन? आप अधिकार कह रहे हैं, वो रेवड़ी कह रहा बैंक। नहीं, ये रेवड़ी तो कहने वालों की अब मति फिरी हुई है, तो मैं किसी के मुंह पे ताला तो लगा नहीं सकता हूं। अगर कोई रेवड़ी कह रहा है, इसको रेवड़ी की संज्ञा दे रहा है, तो मैं उनके मुंह पर ताला नहीं लगा सकता हूं। लेकिन ऐसे लोगों को रेवड़ी शब्द बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए कि जब हम 18 साल की अवस्था में किसी सरकारी संस्था में नौकरी करने के लिए जाते हैं और 60 वर्ष पर रिटायर होते हैं, यानी 42 वर्ष हम प्रदेश की जनता को, देश की जनता को अपनी बिल्कुल ईमानदारी से सेवा करते हैं। और उस समय ये हमारे पास कंडीशन होती है कि वृद्धावस्था में उस परिवार को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक सम्मानजनक पेंशन की निर्धारण होता है। तब ताकि आप देख रहे हैं तमाम समाज में क्या चल रहा है कि यदि वृद्धावस्था में 60 साल के बाद अगर कोई आदमी है और उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आज की तारीख में उसके परिजन भी उसको उस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। ठीक बात है। तो कम से कम इस सम्मान को बनाए रखने के लिए पेंशन तो हमारा हक है और निश्चित रूप से हम आगे लड़ते रहेंगे। इसके लिए कोई रेवड़िया कहे चाहे जो कहे, हम पूरे देश के कर्मचारियों को लामबंद करेंगे और पुरानी पेंशन को लेकर के ही रहेंगे। ठीक बात है, ठीक बात। नकवी साहब, पांडे जी ने बड़े मूलभूत मुद्दे उठाए। वो कह रहे हैं कि भाई स्टेट बैंक को किसने कह दिया, अचानक उसको सपना कहाँ आ गया, कि वो कहाँ से उसको सपना आ गया कि भैया इस पर हमको पत्र लिखना चाहिए। अरे वो बैंकिंग करे, पासबुक बनाए, उसका ये कहाँ काम है भाई? वो अपना काम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन को चुनाव लिखे दे रहे हैं। भाई कोई संस्था कहती, सरकार की तरफ से कोई होता, कोई बहुत एसोचैम टाइप का कुछ मसला होता, इस तरीके का कोई बहुत, ठीक है। आलोक जी ने कहा कि भाई कोई भी लिख सकता है, वो ठीक है, दुर्गेन्द्र चौहान भी लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं, आप रिटायर्ड जज हैं, लिख सकते हैं। लेकिन ये बड़ा हमको भी मामला खटक रहा था कि भाई स्टेट बैंक को अचानक क्यों याद आ गई, ये जरा समझाइए। और जो दूसरी बात कही कि भाई ये जो पेंशन है ये हक है उनका कर्मचारियों को, रेवड़ी कैसे हो गई? नकवी साहब जी देखिए, ऐसा है, बहुत अच्छी बात कही पांडे जी ने कि जो लोग आदमी पूरी सर्विस लगा दी, पूरी उम्र लगा दी, और उसके अंदर स्टेट बैंक ने अपने कार्य क्षेत्र से आगे जाके काम किया है। अब जो मुद्दा है हमारे सामने वो ये है कि स्टेट बैंक का लेटर और इलेक्शन कमीशन की फिक्र। इलेक्शन कमीशन का काम है सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर फ्री और फेयर इलेक्शन कराना, इससे ज्यादा उनका कोई काम नहीं है। स्टेट बैंक का काम है कि वो अमीन के तौर पर, ट्रस्टी के तौर पर हिंदुस्तान के अवाम के पैसे को और सरकार के पैसे को महफूज रखे। स्टेट बैंक
कि ने कोई लेटर लिखा कि नीरव मोदी और गुजरात के बहुत से भगोड़े हजारों करोड़ लेके भागे? क्या स्टेट बैंक ने कोई लेटर लिखा किसी को? प्राइम मिनिस्टर को लिखा, सरकार को लिखा, किसी को लिखा? क्या उन्हें फिक्र हुई? तो ये जो चीज हो रही है ये किसी के इशारे पर हो रही है। अभी मैं लखनऊ में आता हूँ, गोल्फ खेल के सुबह को एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ है हमारे मोदी जी और योगी जी का, के सामने मकान बनवा के दिए गरीबों को, पूरा एडवर्टाइजमेंट है। इलेक्शन कमीशन कोई नोटिस ले रहा है इस बात का कि इस तरह के एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं? क्या हिंदुस्तान के अंदर जो जिस अंदाज से चीजें चल रही है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन का काम है फ्री फेयर पोल, और स्टेट बैंक ने भी अपने जो स्फेयर है, जो पावर का, उससे ज्यादा आगे जाके काम किया ठीक है। बात है। और इलेक्शन कमीशन ने भी उस लेटर का गलत कॉग्निजेंस लिया है। इलेक्शन कमीशन को अभी से फिक्र हो गई कि पुरानी पेंशन जो है बहाल हो जाएगी तो इलेक्शन पे असर पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा भाई 19 अक्टूबर तक आप लोग लिख कर दीजिए, सभी राजनीतिक दलों से मांगा है कि कैसे क्या करेंगे, और वो भी शायद ये भी कर रहे हैं वो कि जो घोषणाएं करते हैं, जैसे अभी दिलीप और यशोवर्धन जी कर रहे थे, तो उस पर भी वो कुछ शायद काम कर रहे हैं। जी, ये जो है उनकी फिक्र ये दिखा रही है, उन्हें बड़ी फिक्र है कि ऐसा ना हो कि अपोजिशन के लोग आगे पावर में आ जाएं। ये तो इलेक्शन कमीशन की फिक्र जायज है। जिस अंदाज आलोक जी पांडे जी ने भी इस बात को कहा, और जज साहब ने भी इस बात को कहा कि भाई ये अचानक कैसे सपना कैसे आ गया, और स्टेट बैंक का जो दायरा उसमें रहे, ठीक है, और उसको आनन फानन मान भी लिया गया और नोटिस भी जारी हो गया। वो कह रहे हैं किसी के इशारे पर, उनका सीधा आशंका वो जता रहे हैं किसी का इशारा है। आलोक जी, आप क्या मानते हैं? नहीं, इशारा हो चाहे नहीं हो, लेकिन मेरा एक मानना है कि अगर आप ध्यान देते हैं, ऐसे बहुत सारे अध्ययन होते रहते हैं, रिपोर्ट्स बनती रहती हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि वो रिपोर्ट बनने का मतलब ये नहीं होता है कि वो सरकार की नीति है या उस पर लागू होना चाहिए। जहां तक आपने चुनाव आयोग का ही जो सवाल उठाया है, तो चुनाव आयोग एक अतिरेक उत्साह का उसने परिचय दिया है, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। हमारे कई पैनलिस्ट ने बिल्कुल साफ कहा और सही कहा कि इसमें चुनाव आयोग का कोई रोल नहीं है। आप कितना खर्च करेंगे, मैं इस चीज को बहस में पड़ता ही नहीं। मेरा एक सीधा सा सवाल है, इस देश में रोजी रोटी कमाने का, लोगों को पेट भरने का सबसे बड़ा काम कौन करता है? असंगठित क्षेत्र, इनफॉर्मल इकोनॉमी। हमारे देश में 84% लोग हमारे एमएसएमई मतलब इनफॉर्मल सेक्टर से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं। हम बात करते हैं केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर की। ऑर्गेनाइज सेक्टर देश में है कितना, और उसमें भी गवर्नमेंट का ही कितना है? तो इसलिए ये उतना मुद्दा नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस बहस को इस तरफ ले जाते हैं। मैंने अभी कहा, जैसे आपने कॉर्पोरेट को 1,45,000 करोड़ रुपए की छूट दे दी, उसके बारे में चर्चा हुई, आपने हर साल छूट दे दी, 2019 से छूट चल रही है, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है? क्या कोई भी अध्ययन करके ये बता रहा है कि कितना इम्पैक्ट? नकवी साहब वही तो कह रहे हैं कि भाई जो पैसा लेकर भगोड़े भाग गए, या जो आपने छूट दे दी, उस पर इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं पत्र लिखा? मेरा दुर्गेश जी इसमें एक और कहना है कि जो भगोड़े भाग गए वो बहुत ही छोटी रकम है। बैंकों का जो राइट ऑफ किया गया है, एनपीए जो राइट ऑफ किया जा रहा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। वो है 5,40,000 करोड़ रुपए जो एनपीए था, वो इन्होंने बट्टे खाते में डाल दिया। अब इन्होंने राइट ऑफ कर दिया तो बैंक की बैलेंस शीट हो गई है साफ सुथरी। आपने बट्टे खाते में डाला। दूसरा, आपने रिकैपिटलाइजेशन भी बैंकों में किया, बैंकिंग सेक्टर में बहुत जमीन आसमान का किया, बहुत बड़े पैमाने पे किया। एक तरफ तो आप इनको जिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों? फायदा किसको हो रहा है? लोन किसको दिया जा रहा है? कॉर्पोरेट को टैक्स की छूट, कॉर्पोरेट को ये। लेकिन क्या वो रोजगार पैदा कर पा रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, अब हम सरकार की नीयत पे आ जाते हैं। अभी एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की एक अभी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था, पहले फेज में आपने रोक दिया था। तो उसमें ये है कि 647 प्रोजेक्ट इंफ्रा के, टोटल 647 प्रोजेक्ट डिले चल रहे हैं। इनमें से भी थोड़ा सा एक आंकड़ा और मैं आपको देना चाहूंगा, वो आप चाहे नोट भी कर सकते हैं और पैनलिस्ट भी। 393 प्रोजेक्ट देरी से चल रहे थे, उसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रोजेक्ट कॉस्ट जो बढ़ गई, जो लागत बढ़ी है, वो है 4,65,000 करोड़। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कोई जिम्मेदार है कि प्रोजेक्ट आपका लेट हो रहा है? क्या किया ड्यू डिलीजेंस आप कर रहे हैं? अच्छा, प्रोजेक्ट में लेट होने की वाली ऐसी बात नहीं, इसमें एक फिगर और है, एक साल तक की जो देरी हो रही है वो है 132 प्रोजेक्ट, और उसके बाद करीब 125 प्रोजेक्ट, 124 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनमें जो 5 साल से ज्यादा लेट है।
एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट को आप दे रहे हैं, पीएलआई दे रहे हैं उनको, तो पीएलआई दे रहे हैं, आगे क्या फायदा हो रहा है हमको ये भी तो बताएं। आप उसको एक्सपोर्ट में इंसेंटिव दे रहे हैं, लेकिन आप असंगठित क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी किसानों के जब ये बात होती है तब आप कहते हैं कि भाई इतना हो गया, हम कैसे दे पाएंगे, क्या कर पाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ कॉर्पोरेट को देते हैं। असंगठित क्षेत्र का आप नाम नहीं लेते। एमएसएमई आपका बड़े संकट के साथ में गुजर रहा है। एमएसएमई का पेमेंट देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अभी पिछले दिनों, सितंबर की बात है ये, सितंबर में ये कहा है कि कॉर्पोरेट को, इंडिया आइडिया समिट की एक बैठक हो रही थी, उसमें उन्होंने कहा था कि कॉर्पोरेट हनुमान की तरह जागो, हम आपको जगा रहे हैं, आप निवेश क्यों नहीं कर रहे, हम तो सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं। उस समय उन्होंने एक बात और कही थी, एमएसएमई का 10 लाख करोड़ रुपए बकाया है। किसके ऊपर? आप क्या कहेंगे, केवल सरकार के ऊपर, पीएसयूज के ऊपर? नहीं, इसमें पीएसयूज और कॉर्पोरेट दोनों शामिल हैं। इन्होंने कहा कि उसका जल्दी भुगतान करें। अगर आप एमएसएमई का पैसा ही अगर दे दे, जो उनका हक का पैसा है, अभी तो आप केवल नौकरी पे बात कर रहे हैं, केवल वो नौकरी जो देश में संगठित क्षेत्रों की बात होती है, पेंशन उनकी होती है, असंगठित क्षेत्र की नहीं होती है, और जिसकी संख्या है 84% पूरे देश में। तो अब सवाल ये है कि आप उनका क्यों नहीं करें? एमएसएमई का अगर 10 लाख करोड़ का पेमेंट हो जाएगा तो आप ये क्या समझते नहीं है कि आपको मुफ्त राशन देने की जरूरत नहीं होगी, लोगों के अपने पेट भरने लगेंगे। फिर आपको तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट और संतोष मेहरोत्रा जी की 2019 की रिपोर्ट पे आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आप लोन ले रहे हैं, कितना लोन लेते चले जा रहे हैं, क्या लोन की कोई तो लिमिट होगी? अब जीएसडीपी में आप कहाँ खड़ा हुआ? अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के चैनल है, हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए जीएसडीपी की क्या हालत है, कितना आप लोन ले चुके हैं। लोन को आपको रिपे भी तो करना पड़ेगा। तो आपके जो संसाधन है, तो बहुत सारा जो आप रेवेन्यू कमा रहे हैं वो तो सब उसमें भी तो जा रहा है। आपको अपनी प्रायोरिटी ठीक करनी पड़ेगी। खामखा एक वर्ग को निशाना बनाकर एक बहस का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। अर्थव्यवस्था एक व्यापक है और सभी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। ठीक बात है, ठीक बात है। दिलीप जी, अब मंथन समापन की ओर है। आलोक जी ने बड़े महत्वपूर्ण 2-3 बिंदु उठाए हैं कि भाई समग्र विकास होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। ये नहीं कि किसी को कहो कि भाई पेंशन से दिक्कत हो जाएगी, इससे दिक्कत हो जाएगी। एमएसएमई का मुद्दा उठाया, आपका क्या नजरिया है इस पे? आलोक जी की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ कि जब आप समग्र विकास की बात करते हैं तो आपको देश के हर सेगमेंट को देखना पड़ेगा, आपको कॉर्पोरेट्स को भी देखना पड़ेगा और आपको छोटे व्यापारियों को भी देखना पड़ेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर आप क्या दे रहे हैं। वहां पर ये भी आता है कि जो कंप्लायंसेस ऑफ लॉज है, कंप्लायंसेस ऑफ टैक्स लॉज है, कंप्लायंस ऑफ बिजनेस लॉज है, जो कॉर्पोरेट लॉज हैं, उनमें आप कंप्लायंस उस व्यापारी के लिए भी वही करते हैं जिसका टर्नओवर साल का 10 लाख रुपया है, और उस व्यापारी के लिए भी वही करते हैं जिसका टर्नओवर साल का 10,000 करोड़ रुपया है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बड़े व्यापारी के पास है, जो मैन पावर बड़े व्यापारी के पास है, वो छोटे व्यापारी के पास नहीं है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में ये सरकार उतना अच्छा नहीं कर पा रही जितना अच्छा इससे एक्सपेक्टेशन थी। दूसरा, अनीता जी की एक बात का जवाब, अनीता जी जवाब दीजिए। चौहान साहब जी, अनीता जी ने भी कहा था कि अडानी और अंबानी आज के नहीं है, पुराने हैं। मैं ध्यान दिला दूं अनीता जी को, अंबानी पुराने हैं लेकिन अडानी इसी सरकार की देन है। और अडानी की जो वर्थ पिछले 4 सालों में, जहां अडानी किसी गिनती में नहीं आते थे, आज वो वर्ल्ड के टॉप 2nd और 3rd में पहुंच गए हैं। तो वो कैसे पहुंच गए हैं? इतना बड़ा बबल है चौहान साहब, इकोनॉमी में इतना बड़ा बबल है, जिस दिन ये बबल फूटेगा इस देश में पता नहीं कितने लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अनीता जी, दिलीप जी सवाल पूछ रहे हैं आपसे, बताइए, जवाब दीजिए। इन्वेस्टर्स के साथ बहुत बड़ी चीटिंग है ये, और जिस दिन अंबानी अडानी का बबल फूटेगा उस दिन कितने इन्वेस्टर्स बर्बाद होंगे इस देश का अंदाजा भी नहीं है। अनीता जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो एक व्यापार करता है वो व्यापार को अपने बढ़ाता है। अंबानी आपने कहा पुराने हैं, अडानी अभी है, लेकिन जब आदमी व्यापार करता है तो व्यापारी में ऐसा नहीं है वो देश के लिए नहीं काम कर रहे हैं। आज वो काम करे, देश के लिए काम करे, देश के लोगों के लिए काम करे, सबके लिए काम कर रहे हैं। इस चीज को समझना चाहिए। व्यापारी कोई भी हो, हमारे यहाँ भी कोई व्यापारी है। दिलीप जी का एतराज है कि छोटे व्यापारियों को भी कम से कम उतना ही माफ कर दो उनका, ना जितने बड़े कारपोरेट घरानों को 5 लाख 1000 करोड़ माफ कर रहे हो, छोटे व्यापारियों को भी राहत दे दो। जी जाए, वो लोग मरे जा रहे हैं। दिया जा रहा है छोटे अनीता जी, रोजगार दिया जा रहा है, छोटे व्यापारियों को भी रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार, चलिए इस पर चर्चा कर लेंगे, छोटे व्यापारियों पर चर्चा कर लेंगे, बहुत कम वक्त बचा है।
जयकरण वर्मा जी के पास आते हैं। जयकरण जी, ये सवाल है जी, मेरा एक सवाल है जी, प्रोसेस ऑफ बिजनेस अडानी ने ऐसा क्या अपनाया, जरा आप उसको एक्सप्लेन कर दें कि वो 4 साल के अंदर फर्श से अर्श पर पहुंच गए, प्रोसेस बता दीजिए। चर्चा करेंगे इसको लेकर, अलग से एक बार चर्चा करेंगे। अब चूंकि मंथन में बहुत ज्यादा समय नहीं है। जयकरण जी, ये आलोक जी ने बड़े महत्वपूर्ण बिंदु उठाया कि भाई 5 साल में इतने प्रोजेक्ट, 1 साल के लिए इतने प्रोजेक्ट, 4,65,000 करोड़ रुपया मतलब कास्ट बढ़ गई है। तो क्या नेहरू जी की वजह से कास्ट बढ़ गई है, या 70 साल का जो मसला है, आप लोग जो नरक बोकर गए थे बीजेपी सरकार के लिए, उसका फल है? दुकेश जी, देखिए, हमारे 3 बुद्धिजीवी साथियों ने आज इतने ढंग से बताने का काम किया है कि ये कांग्रेस और भाजपा या सपा बसपा को बताने की जरूरत नहीं है। मैं एक तरफा बात कर सकता हूं, लेकिन तीनों बुद्धिजीवियों ने जो आंकड़े रखे हैं, जो तर्क रखे हैं, आपके दर्शक, इस देश के और प्रदेश के दर्शक सुन रहे होंगे तो उसमें समझ में आया होगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है यह बहुत अच्छी नहीं है। आने वाला समय का जो इस पर लगाम न लगा, और आप जैसे बुद्धिजीवी जो पैनलिस्ट बैठे हैं, इनके द्वारा अगर समय समय पर ऐसी आवाज ना उठाई गई तो शायद इस देश का और गिरा दिन होगा और दयनीय दिन होगा। इतना मैं कहना चाहता हूं। नकवी साहब, अंतिम कमेंट आपका क्या होगा? देखिए, बहुत अच्छी डिबेट हुई और मैं समझता हूं कि ऑडियंस भी समझा होगा प्रॉब्लम को, और लेकिन सरकार कब जागेगी, ये तो गर्त का बात है कि जो हाल हो रहा है देश में, कोई चीज ही कोई कल सीधी नहीं है। सरकार जागी हुई है, इकोनॉमी डाउनटर्न पे जा रही है। हमारी अनीता बहन खुद भी कहे जी, अडानी देश की सेवा नहीं कर रहे हैं, अडानी कोई देश की सेवा नहीं कर रहे हैं। आप पार्टी की लीडर प्रवक्ता है, आप डिफेंड करेंगी, लेकिन छोटे बिजनेसमैन खत्म हो रहे हैं, छोटे कारोबारी खत्म हो रहे हैं, कोई सपोर्ट नहीं, सरकार कोई सपोर्ट नहीं कर रही। चलिए एक छोटा सा कमेंट सतीश जी से ले लेते हैं। नकवी साहब, अनीता जी, एक छोटा सा कमेंट सतीश जी से लेते हैं। सतीश जी, देखिए, 3 राज्यों की सरकारों ने घोषणा कर दी पेंशन को लेकर। उत्तर प्रदेश और जो अन्य राज्य हैं वहां को लेकर क्या आपका नजरिया और क्या रणनीति है आपकी? नहीं, मैंने तो चौहान साहब आपको पहले ही कह दिया है, और मैं पहले भी कह चुका हूं इस बात को लेकर के कि पुरानी पेंशन की बहाली कराने के लिए पूरे देश का कर्मचारी लामबंद है। हो सकता है कि थोड़ा समय लग जाए लोगों को और संगठित करके सरकार से संघर्ष करने के लिए, लेकिन पुरानी पेंशन लागू कराना हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हम हासिल करके ही रहेंगे। ये क्या रेवड़ी की परिधि में आता है, लगता है आपको रेवड़ी है आप लोगों को मिल रही है अन्य राज्यों में? रेवड़ी की परिधि में जो लोग नहीं, जो लोग रेवड़ी की परिधि में। चलिए, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। नकवी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आलोक जी आपके बहुत शुक्रिया, जयकरण वर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और सतीश पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, इस मंथन कार्यक्रम को देखते हैं। तो कुल मिलाकर आज मंथन में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने डिफेंड किया सारी चीज़ों को कि भाई सब बहुत कुछ ठीक चल रहा है, और ये पेंशन, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के जो शासित राज्य हैं वहां पर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई है, तो स्वाभाविक है उनका डिफेंड करना। लेकिन कर्मचारी संगठन इस बात पर अड़े हुए कि ये उनका अधिकार है। वो दलील दे रहे हैं कि अगर किसी कर्मचारी को पेंशन नहीं मिलेगी तो 60 साल के बाद उसके बच्चे भी उसे छोड़ देते हैं। अब इस तरीके का समाज हो गया है, तो पेंशन उसका अधिकार है। और स्टेट बैंक कह रहा है कि ये टाइम बम है। देखिए, चुनाव आयोग ने पहल की है और राजनीतिक दल इस पर शपथ पत्र देते हैं, कितनी ईमानदारी से इस पर वो जवाब देते हैं, ये देखने वाली बात हो गई। अब मंथन में वक्त हो चला है चलते चलते का, और चलते चलते में हम बात करेंगे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में चल रही है और रोज नए रूप में सामने आ रही है। आज नवरात्र का अंतिम दिन था, देवी माँ नव दुर्गा का स्वरूप के दर्शन हम सब ने किए, और आज नवम सिद्धिदात्री माता का पूजन भजन हुआ, सब लोगों ने अद्भुत आनंद लिया है। यात्रा में भी नवरात्र की छाप देखने को मिली, और इस दौरान जगह जगह
झलक देखने को मिली। बहुत सारे जो यात्रा करने वाले लोग हैं, नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के लोग हैं, उन लोगों ने व्रत भी रखा है और अपने अपने तरीके से इस यात्रा में खुद को प्रस्तुत किया है। कुछ झांकियां, कुछ आध्यात्मिक दृश्य भी आपको देखने को मिलेंगे। आनंद लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुरू से ही व्रत रखती आई हूँ और अब जब यात्रा से जुड़ी हूँ तो वो कंटिन्यू वैसे ही चल रहे हैं। और माता रानी की मेहर, राहुल जी का प्यार और जनता का सहयोग, हम सब साथियों का साथ, अपने आप थकान जो है वो महसूस ही नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से हम इस व्रत को भी पूर्ण कर रहे हैं और यात्रा को भी पूर्ण कर रहे हैं। While walking, whenever I get tired, I just walk slowly. Then I feel that, Amma, मुझे थोड़ा शक्ति दे दो। I feel that there's some divine शक्ति comes into me and माँ काली does everything. हमारा जो धर्म है उसका भी हमें पालन करना है, हमारा कर्तव्य है, उसको भी हमें निभाना है। और भक्ति में शक्ति है। माता रानी हमें पूरा आशीर्वाद देती है, पूरी हिम्मत बताती है और यूं ही निरंतर चलते रहेंगे। नहीं होता है। सुबह सुबह हम लोग के लिए नवरात्रा के लिए अलग से फ्रूट्स, मिल्क सब रखा रहता है, हम लोग लेके चलते हैं। तो जहाँ रुकते हैं वहाँ भी फ्रूट्स रहता है, इसलिए खाने पीने की भी दिक्कत नहीं है और हौसला बुलंद है। चलने का इच्छा करता है कि रोज चलते रहे। नेहरू जी ने बहुत अच्छी संज्ञा दी थी कि कौन है भारत माता। इस देश का कण कण और इस देश का जन जन है भारत माता, जिसमें कहीं कोई जाति धर्म नहीं छुपा हुआ है। और एक तरफ हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं, शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। जब चलते हैं तो हम लोग को लगता है एक जुनून है, हम लोग को चलना है, क्योंकि ये मौका मिला है हम लोग देश को देखने का, देश को एक साथ लेके चलने का, तो अच्छा लगता है। भारत माता की सेवा करना यह हमारा परम कर्तव्य है और उसी की सेवा के अनुरूप ही हम आज इस यात्रा में है, यात्रा के हिस्से हैं। I really hope and pray माँ काली that we will all be together. Whatever the evil is, माँ काली on the 9th day destroys the evil. So I think जो बैरियर लगा रहे हैं, they will be destroyed.